हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैं अपना नई वीडियो का टॉपिक लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वीज़ा से रिलेटेड, स्पेशली वर्क वीज़ा से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोग मुझे, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं मोस्टली, बट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं वो लोग काफ़ी मुझे पूछते हैं कि यार हमें बुला ले, हम मजदूरी कर लेंगे। 2-3 दोस्त हैं मेरे जो ऐसे बोलते हैं। तो मैं आज स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को तो पता है कि कैसे आना है, क्या प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस हार्ड होता है, क्या, क्योंकि यहाँ स्किल्डफुल वर्कर्स की कीमत है। वैसे मज़दूर लोग या कुछ भी उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरा टॉपिक है आज का H1B वीज़ा से आप लोग मजदूरी नहीं कर सकते। H1B वीज़ा ही यहाँ पे एक जो वीज़ा है वर्क परमिट जिसे बोलते हैं। और वर्क परमिट H1B वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो किसी फील्ड में स्किल्ड हो, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड एंड IT। मोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस IT है। तो ऐसे लोगों को ही वीज़ा मिलता है, इंजीनियर्स, IT, डेटा एनालिस्ट और अकाउंटिंग प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। बट जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेशन हो, डिग्री हो, उन लोगों को ही ये वीज़ा मिलता है। और ये वीज़ा कैसे मिलता है मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो फ़िलहाल मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मज़दूरी बोलते हैं कि यार हम मज़दूरी कर लेंगे, हम आ जाएं। देखो, मज़दूरी के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स इनके पास अवेलेबल हैं, तो मज़दूरी के लिए तो कोई वीज़ा मिलता ही नहीं। तुम मतलब डायरेक्ट US में नहीं आ सकते हो। जैसे दुबई चले जाते हैं लोग और सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, तो वो लोग भी उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में। वो सोचते हैं कि हाँ क्या पता हम US में भी ऐसे आया जा सकता हो। तो जो US में ऐसे आए हुए हैं वो सब डंकी वाले होते हैं, जो डंकी पार करके आते हैं। डंकी का आप लोगों को सबको पता ही होगा कैसे कैसे आते हैं, कितनी लोग मर जाते हैं डंकी रूट पे, का बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये H1B वीज़ा इसीलिए मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो H1B वीज़ा कैसे मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, एक स्किल्डफुल वर्कर होना चाहिए, सर्टिफाइड और अच्छा खासा एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास क्लाइंट का ऑफ़र लेटर होना चाहिए, तब जाके तुम्हें H1B वीज़ा मिलेगा। क्लाइंट ऑफ़र लेटर मतलब US में होना चाहिए कंपनी जो तुम्हें ऑफ़र लेटर देगी कि हाँ, इंटरव्यू करने के बाद ऑफ़र लेटर मिलता है ऑफ कोर्स। तो वो तुम्हें ऑफ़र लेटर देगी कि हाँ हम तुम्हें हायर कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी को तुम्हें स्पॉन्सर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर करने के भी काफ़ी रूल्स होते हैं यहाँ पे कि तुम क्यों बुला रहे हो, जो तुम्हें यहाँ पे बंदा नहीं मिला, तुम ऐसा बंदा वहाँ से क्यों ले रहे हो, उन्हें भी जवाब देना होता है। तो उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है तुम लोगों की, जो H1B वीज़ा पे आ रहे हैं, कि हाँ हम इस बंदे को इसलिए बुला रहे हैं। एक L1 होता है जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि IBM है, IBM ने अपने ही इंटरनल बंदा US में भेज दिया हो कुछ महीने या कुछ साल के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी एक L1 L2, उसकी वाइफ को L2 मिल जाता है या स्पाउस को L1 L2 होता है। वो सिर्फ कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होता है। बट H1B वीज़ा एक वर्कर वीज़ा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यही स्टेप है उसके, कंपनी तुम्हें स्पॉन्सर करेगी, फिर तुम्हें 3 साल के लिए मिलता है। ये 3 साल के लिए तुम आते हो, हर साल ये अप्रैल में खुलता है H1B वीज़ा। कोई भी फिल कर सकता है। 85,000 वीज़ा हर साल H1B के लिए खुलते हैं US में, और कम से कम 3-4 लाख लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। ये एक लॉटरी काइंड ऑफ सिस्टम होता है। तुम्हारा नंबर आ जाए 85,000 में तो वेल एंड गुड है, फिर तुम्हें कंपनी का लेटर एंड ऑल ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है, तब जाके तुम्हें H1B वीज़ा मिलता है। ये भी इतना ईजी नहीं होता H1B वीज़ा भी लेना। तो लोगों को काफ़ी साल लग जाते हैं वेट करते करते कि अब उनका नंबर आए या अब उनका नंबर आए। सो ये बात है। तो जो मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ। कोई मैं ये नहीं कि भाई अमेरिका में रहता है तो एरोगेंट है या क्या हमें झूठ बता रहा है। जो चीज़ें मैंने अब रिसर्च करी हैं या जो चीज़ें मैंने पता करके ही मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ के। और वैसे भी मुझे पहले से भी नॉलेज है, जब US का प्रोसेस चल रहा था तो मुझे काफ़ी इन चीज़ों के बारे में पता है कि H1 ऑल सारे वीज़ाज़ कैसे होते हैं। मैं रिक्रूटर, US रिक्रूटर का भी काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे वीज़ाज़ के बारे में पता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको US आना है तो सबसे इजी तरीका सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही है, जिससे तुम आ सकते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा जो F1 होता है। और तुम बैचलर करोगे, मास्टर्स करोगे यहाँ पे, तो तुम्हें तभी फ़ायदा है। मज़दूरी का तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं, बस तुम हैंड टू माउथ ही रहोगे। ज़्यादा लोग कमा नहीं पाते इतना जो मज़दूरी करते हैं। पूरा दिन मतलब 8 घंटे से तो काम नहीं चलता, 16 17 घंटे काम करते हैं वो लोग, तब जाके उनका कुछ चल पाता है। वैसे मज़दूरी भी वाले लोग भी
एक स्टैंडर्ड लाइफ जी लेते हैं बट वो कुछ बचा नहीं पाते। सबसे यही है कि ये सोचते हैं ना इंडिया में कि वहाँ कुछ भी कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। नहीं, जिस तरीके से तुम कमाओगे उस तरीके से ही तुम्हारे खर्चे होंगे यहाँ पे। तो सेव तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब भी टैक्स भी दोगे। इंडिया में तो क्या है, तुम किसी पर्टिकुलर सैलरी 8-10 लाख तक होता है कुछ तक तुम टैक्स नहीं देते, लेकिन यहाँ तुम $16 भी कमा रहे हो उस पर भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। एक मज़दूर को भी यहाँ टैक्स देना ही पड़ता है। और यही है कि अगर तुम सोचते हो कि मजदूरी करके काम चल जाएगा, ये कर लेंगे, तब भी नहीं कुछ। इंडिया तुम्हारे लिए बेस्ट है अगर तुम कुछ वहाँ जो सेव कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो सेविंग होना मुश्किल है अगर मजदूरी जैसी कोई जॉब कर रहे हो तो ये मैं वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। H1B वीज़ा के लिए तुम अगर अप्लाई कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और किसी स्किल्ड फुल टेक्नोलॉजी में तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद सर्टिफाइड। तुम सर्टिफाइड भी होने चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए तुम्हारा उसके किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या कुछ भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड तुम एक स्किल्ड होने चाहिए उनके लिए कि हाँ ये बंदा है जो ये काम कर सकता है। तो इसलिए ही मेरा मोटिव यही था वीडियो को शूट करने का कि इतना इजी नहीं होता यूएस में आना। अगर तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर यहाँ ना रहता हो, अगर तुम्हें आना ही है, अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो ही तुम्हारे लिए फ़ायदा है यूएस में आना, नहीं तो तुम्हारी पहली जनरेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बीत जाएगी। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे बच्चों की लाइफ हो सकता है अच्छी हो जाए, एजुकेशन अच्छी है यहाँ पे, हेल्थ केयर एंड ऑल, बट तुम्हारी लाइफ स्ट्रगल में इतनी हो जाएगी तुम लिटरली सोचोगे कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया। तो कई लोग तो भाग चुके होते हैं, चले गए हैं, कई काफ़ी लोग जा चुके होते हैं, यही क्योंकि स्ट्रगल बहुत है। इतनी इंडिया में स्ट्रगल नहीं है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है, यहाँ हर चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि मैंने काफ़ी बताया, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ कोई मेड नहीं होती खाना बनाने वाली, साफ़ सफाई वाले, हर चीज़ तुम्हें खुद करनी पड़ती है। इवन अगर तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, $500-1000 तो ऐसे ही ले जाते हैं साफ़ सफाई करने वाले, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। खाना तुम्हें खुद बनाना है, हर चीज़, लॉन्ड्री खुद करनी है, ग्रोसरीज लानी है, छुट्टी भी तुम्हारी ऐसे ही निकल जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे। और ऊपर से अगर तुम चाहते हो कि दोस्तों के साथ मस्ती कर लेंगे, कर ली महीने में एक बार। इंडिया की तरह नहीं है कि वीकेंड पे मिल रहे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे वीकेंड पे तुम फ्री हो तो क्या पता वो फ्री ना हो, वो कहीं और जा रहे हो, उनका कुछ प्लान्स हो, ग्रोसरीज हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है लाइफ। ये नहीं है कि बहुत ईजी स्मूथली बाहर से देखने से पता चल जाता है कि कितनी ईजी लाइफ है, कितना सही मज़ा कर रहा है या फ़ोटो वोटो देख के, तो ऐसा नहीं है। ये एक दूसरी साइड है। तो रियलिटी कोई नहीं बताता। तो मेरा यही मोटिव है इस चैनल को बनाने का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता रहूं और उन्हें एजुकेट करूं कि नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और रियलिटी जाने वो यहाँ की। सिर्फ चकाचौंध देख के डिसाइड करना नॉट। तो थैंक यू सो मच इतना वीडियो को देखने के लिए, और होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।